हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर ट्रेड। आज हम डिकोड करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिबरेशन डे टैरिफ वॉर का असली मोटिव। ये कहानी सिर्फ कोई नेशनल इशू नहीं है कि सिर्फ अमेरिका पे ही इम्पैक्ट पड़ेगा, बल्कि ये ग्लोबल इकोनॉमिक अर्थक्वेक है जिसने ओवरनाइट में ही $6 ट्रिलियन की वेल्थ को हवा में उड़ा दिया। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको पता लगेगा कि नंबर्स क्या क्या हैं, हिडन एजेंडा क्या है और मार्केट पे इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक समझते हैं। टैरिफ मतलब होता है इम्पोर्ट टैक्स। तो बात है कि 2 अप्रैल 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि फ्लैट 10% बेसलाइन टैरिफ प्लस रेसिप्रोकल हायर टैक्स रेट उन कंट्रीज के लिए जिनके साथ यूएस का ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है। रेसिप्रोकल हायर टैक्स का मतलब ये है कि अगर कोई कंट्री ए टैक्स लगाती है सामने वाली कंट्री बी पे 30% का, तो कंट्री बी जो है वो भी इम्पोर्ट टैक्स लगा सकती है 30% का ही। तो इसका इफेक्टिव डेट था 9 अप्रैल। तो और एक ही रात में इंडिया से चाइना तक सबको शॉक लग गया। ट्रंप का क्लेम है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बाय अर्निंग ट्रिलियंस इन टैरिफ रेवेन्यू, यानी कि टैरिफ रेवेन्यू से ट्रिलियंस कमा के अमेरिका को वापस ग्रेट बनाना पड़ेगा। अब इसको समझो कि यूएस कोस्ट पर 2 अप्रैल की शाम को सेलिब्रेशन हो रही थी। इंडिया में तब सुबह के 1:30 बज रहे थे और 3 अप्रैल जब हम उठकर चाय पी रहे थे तब दुनिया की बड़ी इकोनॉमी जैसे कि EU, यूरोपियन यूनियन, जापान, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी पैनिक मोड में थी और एक ही ट्वीट ने ग्लोबल सप्लाई चेन्स को रियल टाइम में झटका दे दिया। ट्रंप ने इंडिया को टैरिफ किंग कहा क्योंकि हम 52% ड्यूटी लगाते थे यूएस गुड्स पर। अब यूएस ने भी हमारे एक्सपोर्ट्स पर 26% का फ्लैट लगा दिया है, जो कि हम चार्ज करते हैं उसका आधा। मतलब जो 5000 का चश्मा यूएस में जाते थे अब वो 6300 का जाएगा। एक्स्ट्रा पैसे अल्टीमेटली जो अमेरिकन कंज्यूमर ही देगा, लेकिन जो हमारी प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी हिट होगी। ट्रंप का जो प्रिंसिपल है वो सिंपल है कि फ्रेंड्स भी हैं, मतलब दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं और सबको टैक्स करो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब चाहे वो दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, टैक्स तो सबको देना ही पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया, यूके, जापान, साउथ कोरिया, इन सब पर बेसलाइन 10% का टैक्स लगा है। और ऑस्ट्रेलियन पीएम ने मजाक में बोल दिया कि अर्थ पर ऐसा कोई कोना नहीं है जहां अमेरिका ने टैरिफ ना थोपा हो। मैकडोनल्ड आइलैंड जहां सिर्फ पेंगुइन्स है वहां तक ये ड्यूटी लिस्ट में आ गया है। ऑटो इंडस्ट्री पे एक्सक्लूसिवली 25% सरचार्ज प्लस कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ लगा है। इंडिया के लिए जहां पे 25% चार्ज लगेगा प्लस जो 26 कंट्री स्पेसिफिक है, टोटल हमारे पास चार्ज लगेगा 51% ऑटो सेक्टर में। तो जापान एंड साउथ कोरिया में हर साल लगभग 40 लाख गाड़ियां यूएस को वो बेचते हैं, उस पर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। जो लैंड रोवर जैगवार है जो इंडिया में असेंबल होती है, उसकी जो यूएस शोरूम प्राइस है उसमें लगभग $50,000 से ऊपर का शूट कर सकता है वो। कंज्यूमर डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, ये तो कंफर्म है। एक नज़र मार लेते हैं टैरिफ टेबल पे। तो चाइना पे यूएस ने लगाया है 34% टैरिफ और वो कंट्री पहले से यूएस पे लगाती थी 67%। उसी तरह यूरोप यूनियन पे लगाया है यूएस ने 20% और वो लगाते थे पहले 39%। वियतनाम पे लगा है 46% और वो पहले यूएस पे लगाते थे 90%। और थाईलैंड पे 36% का लगा है और वो लगाते थे 72%। ये भले ही रेसिप्रोकल हाफिंग का फॉर्मूला दिखता फेयर है, लेकिन एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि जो कॉस्ट है वो स्टिल अभी भी जो कंज्यूमर है ना, जो खरीदेंगे आप और हम, उन्हीं पे फ़र्क पड़ेगा, वही उसी को वो पे करना पड़ेगा। तो सप्लाई चेन का कैलकुलस एकदम बिगड़ गया है। तो ट्रंप बोलते हैं कि टैरिफ से ट्रिलियंस कमाकर यूएस फैक्ट्रीज वापस लाएंगे। सुनने में ये स्टेटमेंट काफ़ी बोल्ड लगती है, पर अगर इकोनॉमिक थ्योरी को देखें तो ये इसको सिंपलिस्टिक और मिसलीडिंग मानती है। जब किसी इंपोर्टेड प्रोडक्ट पे हाई टैरिफ लगता है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ये एक्स्ट्रा कॉस्ट अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही देना पड़ता है। इससे जो शॉर्ट रन में सबसे पहले इफेक्ट जो आता है वो आता है इन्फ्लेशन का। चीजें महंगी हो जाती हैं और लोग कम खरीदारी करना शुरू करते हैं और डिमांड गिर जाती है। तो ट्रंप इग्नोर करते हैं एक क्रूशियल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, वो है प्राइस इलास्टिसिटी। अगर एक प्रोडक्ट प्राइस सेंसिटिव है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, क्लोथ्स हो गए या शूज हो गए, तो जैसे ही उनका दाम बढ़ेगा तो लोग उसका अल्टरनेटिव ढूंढने लगेंगे या फिर डिमांड जो है वो रिड्यूस कर देते हैं। तो ये टैरिफ कंज्यूमर के लिए एक इनविजिबल टैक्स बन जाता है जिससे कोई भी खुश नहीं होगा। दूसरा मेजर कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिव एडवांटेज। हर कंट्री कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो एफिशिएंटली और चीपली बना सकती है। वियतनाम या इंडिया जैसी कंट्रीज में लेबर कॉस्ट कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑप्टिमाइज्ड है और सप्लाई चेन भी वेल सेट है। यूएस ने खुद अपनी मास मैन्युफैक्चरिंग डिकेड्स पहले ही शिफ्ट कर दी थी क्योंकि वो अनइकोनॉमिकल था। अब अगर ट्रंप चाहते हैं कि वही फैक्ट्रीज वापस आए तो उन्हें ये समझना होगा कि ये सिर्फ पैट्रियोटिक स्लोगन नहीं है, ये एक मल्टी ईयर कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट है। ये सिर्फ एक रात में नहीं हो पाएगा। एक फैक्ट्री रिलोकेट करने का मतलब है $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट।
ट्रेंड वर्कफोर्स, लोकल गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन, पूरी सप्लाई चेन की री इंजीनियरिंग। और ये ओवरनाइट पॉसिबल नहीं रहता। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, एनर्जी कॉस्ट मैनेज करना और स्किल्ड लेबर ट्रेन करना सब कुछ टाइम लेता है और इस प्रोसेस में काफी साल लग जाते हैं और ये काफी रिस्क भी हाई होता है। तो जब ट्रम्प कहते हैं कि टैरिफ से फैक्ट्रीज वापस आ जाएंगी और जॉब्स क्रिएट होंगी, वो इकोनॉमिक रियलिटी को ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में ना तो जॉब्स मिलती हैं, ना ही फैक्ट्रियां शिफ्ट होती हैं, सिर्फ प्राइसेस बढ़ते हैं और कंज्यूमर सफर करता है और इन्फ्लेशन स्पाइरल बन जाता है। और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसका रिपल इफेक्ट जो होता है वो इंटरेस्ट रेट पे होता है, कंजप्शन पे होता है, यहाँ तक कि जो जीडीपी ग्रोथ है ना वो भी स्लो हो जाता है। ये सब कुछ एक सो कॉल्ड रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पे हो रहा है। और अगर इकोनॉमिक थ्योरी जो है वो क्लियरली कहती है कि सिर्फ टैरिफ लगाकर आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइव नहीं कर सकते जब तक उसके साथ एक लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और लेबर अपस्किलिंग ना हो। टैरिफ एक शॉर्टकट सॉल्यूशन है जिसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट यूजुअली बहुत ही पेनफुल होता है। तब थोड़ी सी बात कर देते हैं इसकी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म में अभी जो हुआ है वो स्टॉक मार्केट का जो रिएक्शन है। तो ट्रंप ने जो टैरिफ अनाउंसमेंट के तुरंत बाद डो जोन्स ने 2200 पॉइंट क्रैश मारा है। S&P भी 10% की वैल्यू लूज कर चुका है 2 दिन में। इससे ये दिखाता है कि इन्वेस्टर कितने पैनिक हैं और फ्यूचर अनसर्टेन दिख रहा है उन्हें। प्रॉफिट्स कम होंगे, इंपोर्ट्स महंगे हो गए हैं। जो कंपनी के CFO हैं वो भी अपना अपना काम कर रहे हैं। वो कंटिजेंसी प्लान बना रहे हैं, अल्टरनेटिव सप्लायर ढूंढ रहे हैं, कॉस्ट रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं और प्राइस हाइक या फिर ले ऑफ का डिसीजन ले रहे हैं। ये एक डैमेज कंट्रोल फेज है। अब क्या करें वाली स्ट्रेटेजी प्लानिंग करनी पड़ रही है और लॉन्ग रन में इसके 3 पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं और उनका इंपैक्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला है रिटेलिएशन स्पाइरल। कंट्रीज जो है वो म्यूचुअल रिवेंज मोड में आ जाती हैं, ठीक है, कि तू टैरिफ लगा रहा है तो मैं भी लगा देता हूं। मतलब सिंपल सी बात है, कंट्री ए ने टैरिफ लगाया तो उसने दूसरे ने भी लगा दिया। एग्जांपल के लिए चाइना ने 34% का रिटेलिएटरी टैरिफ अनाउंस किया है। रिस्क जो है उसमें ये है कि एस्केलेशन की वजह से जो फुल ब्लोन ट्रेड वॉर हैं और ग्लोबल ट्रेड जो है वो स्लो हो जाते हैं। इसका इंपैक्ट ये होता है कि प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ग्रोथ डाउन हो जाती है और बिजनेस अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ जाती है। इसकी वजह से ले ऑफ होते हैं या फिर प्रोडक्ट जो है कॉस्ट कटिंग चालू हो जाती है। सिनेरियो 2 है नेगोशिएटेड रोल बैक। कुछ महीने के प्रेशर के बाद कंट्रीज बैठ कर डील साइन करें, या तो ये हो सकता है ट्रंप या फिर अगले जो यूएस प्रेसिडेंट है वो रोल बैक करे टैरिफ को। और पास एग्जांपल में देखें तो यूएस चाइना का जो फेज 1 डील थी 2020 में हुई थी वो। इसका इंपैक्ट ये होता है कि तब जाके मार्केट में थोड़ा रिलीफ होता है और रिकवरी होगी ग्लोबल ट्रेड में तब जाके। और तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है इस चीज का कि परमानेंट हाई टैरिफ वर्ल्ड बन जाए, कि ट्रेड जो है वो परमानेंटली जो है वो प्रोटेक्शनिस्ट बन जाए, कि अपना देश अपना प्रोडक्ट फर्स्ट करो, कि जो चीज़ मेड इन इंडिया है वही लोग खरीदेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो रेलेवेंस खो देता है अपनी। ग्लोबलाइजेशन का जो एरा है वो पार्शियली रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही ये था कि अलग अलग देशों में जाके अपना प्रोडक्ट बेचो ताकि बाहर का पैसा अपने देश में आ सके। और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन ब्रेक हो जाती है, कॉस्ट बढ़ जाती है और इनोवेशन स्लो हो जाता है। तो इस पर कंट्रीज क्या कर रही हैं? जापान ने WTO के पास जाने की बात कर रहा है। यूरोप यूनियन ने ट्रंप के टैरिफ को अनजस्टिफाइड डिक्लेयर किया है। ऑस्ट्रेलिया के PM एंथनी एल्बनीज ने बोला है कि ये ग्रॉस ओवर रीच है और चाइना सीधा बोल रहा है कि फैक्ट्री ओवरनाइट शिफ्ट नहीं होती, तुम 34% चार्ज करो, हम तब भी ग्लोबल लीडर ही रहेंगे। बेसिकली सभी कंट्रीज ने या तो इसे अपोज किया है या फिर इसका मजाक उड़ाया है। सबको शॉक जरूर लगा है। सबसे सरप्राइजिंग बात है कि ट्रेडिशनल US अलाइज जैसे कि कनाडा, मैक्सिको और इजराइल ये भी टैरिफ लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। तो बेसलाइन 10% टैरिफ ने उनको भी झटका दिया है। और इसकी आयरनी देखो कि मैक्सिको के साथ USMCA ट्रेड डील साइन होने के बावजूद उस पर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई गई है। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करूं तो उसमें सबसे ज्यादा रिस्क जो है वो ऑटो और ऑटो एंसिलरीज को है। तो मारुति सुजुकी और टाटा मोटर जैसी कंपनीज जो काफी एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है उन पर इम्पैक्ट पड़ चुका है। मेटल सेक्टर जैसे कि JSW स्टील और टेक्सटाइल जैसे अरविंद लिमिटेड वो भी वल्नरेबल हैं। अगर टैरिफ लिस्ट एक्सपेंड होती है तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 3-4% का इंट्राडे स्विंग भी हो सकता है, इसलिए ट्रेडर हेज कर रहे हैं। अगर वॉल स्ट्रीट की बात करो तो अनाउंसमेंट के 48 घंटे के अंदर ही वॉल स्ट्रीट जो है वो मेल्टडाउन मोड में चली गई थी। डाउ जोन्स ने पहले दिन 1600 पॉइंट और दूसरे दिन 2200 पॉइंट गिरावट दिखने को मिली। ये पहली बार हुआ है कि बैक टू बैक 1500 पॉइंट का क्रैश हुआ है। और S&P 500 भी सिर्फ 2 दिन में 10% से करेक्शन दिखाया है। तो स्केल जो है वो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस जैसा लग रहा है अभी। तो US स्टॉक एक्सचेंज में एक रूल है कि अगर मार्केट एक दिन में 7% से ज्यादा गिर जाती है तो सर्किट ब्रेकर लगता है, मतलब 15 मिनट का हॉल्ट मिलता है। इस बार S&P 6% गिर चुका है, बस 1% और फिर मार्केट जो है वो हाल्ट होता है। तो विक्स की बात करें जो वॉलेटिलिटी यानी फियर गेज है वो 70s तक फ्लैश हुआ है, जो 2008 और मार्च 2020 पैंडेमिक के लेवल के आसपास ही है। CNBC ने इस पे बोला है कि ये अभी तक 95
साल में सबसे बड़ी पॉलिसी मिस्टेक की है। एप्पल, अमेजॉन, एनवीडिया जैसे जो मैग्निफिसेंट 7 स्टॉक हैं, उन्होंने मिला के 1.55 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप खो चुके हैं सिर्फ इस टैरिफ वॉर की वजह से। एप्पल ने अकेले ही 443 बिलियन डॉलर का लॉस किया है। ये सिर्फ स्टॉक नहीं है, ये लोगों के 401k यानी रिटायरमेंट फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब कुछ इफेक्ट करता है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने डिक्लेयर किया है कि वर्स्ट वीक सिंस 2020 पैंडेमिक क्रैश, यानी कि 2020 के बाद ये सबसे बड़ा बुरा वीक गया है इनका। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि अमेरिकन एस्टोनिशिंग एक्ट ऑफ सेल्फ हार्म कर रहे हैं। एनालिस्ट ने इसकी तुलना ग्रेट डिप्रेशन के ब्लंडर पॉलिसी से की है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस अपने लोएस्ट लेवल पर आ गया है। 2008 में हाउसिंग बबल था, 2020 में कोविड-19, लेकिन 2025 में क्या क्रैश हो सकता है? पूरे पॉलिसी ड्रिवन होती हैं। इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि आप ट्रेड डेफिसिट को कंज्यूमर टैक्स लगाकर फिक्स नहीं कर सकते। और आयरनिक बात यह है कि यूएस ने जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम बनाया है, अब वही सिस्टम वो डिसरप्ट कर रहा है। तो इलेक्शन स्पीचेस में ट्रम्प बोलते हैं कि वी विल राइड टैरिफ्स टू विक्ट्री। मैसेज क्लियर है कि रस्ट बेल्ट वोटर जो फैक्ट्री नॉस्टैल्जिया फील करते हैं, उनके लिए ये पिच थी। पर एकेडमिक स्टडीज दिखाते हैं कि 2018-19 में जो स्टील एल्यूमिनियम टैरिफ्स ने यूएस जॉब्स में सिर्फ 0.2% का इंक्रीज किया था, लेकिन डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज में जॉब लॉसेस ज्यादा हुए थे। और इस पूरी टैरिफ पॉलिसी की कहानी शुरू होती है जारेद कुशनर से, जो कि ट्रंप के दामाद हैं। जब ट्रंप अपना पहला प्रेसिडेंशियल कैंपेन रन कर रहे थे, तो उनके पास कोई प्रॉपर इकोनॉमिक एडवाइजर नहीं था। तो जारेद ने सिंपली Amazon.com पे जाके इकोनॉमिक बुक्स ब्राउज करनी शुरू की। वहां पर उसकी नजर पड़ती है एक ड्रामेटिक टाइटल पे, डेथ बाय चाइना, जिनके ऑथर थे पीटर नवारो। तो जारेद को लगा कि बस यही है बंदा जो बिल्कुल सही रहेगा, और उन्हें बिना किसी प्रॉपर बैकग्राउंड चेक या एकेडमिक वेटिंग के नवारो को ट्रंप के टीम में शामिल कर लिया। और यहीं से शुरू होता है एग्रेसिव प्रो टैरिफ ब्लूप्रिंट की ड्राफ्टिंग, जिसने बाद में ग्लोबल ट्रेड को हिला कर रख दिया। पीटर नवारो ने अपनी बुक्स में एक ट्रेड एक्सपर्ट को एक्सटेंसिवली साइट किया है। नाम था रॉन वारा। ये नाम देखकर लगता है जैसे कोई रियल इकोनॉमिस्ट हो, लेकिन बाद में एक्सपोज हुआ कि रॉन वारा कोई इमेजिनरी पर्सन था। तो ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है जिसे नवारो ने अपनी व्यू पॉइंट्स को सपोर्ट करने के लिए बनाया। रॉन वारा के नाम से एक फेक मेमो भी सर्कुलेट हुआ व्हाइट हाउस में कि ट्रंप कैन राइड टैरिफ टू विक्ट्री, यानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की कोर टैरिफ आइडियोलॉजी एक फिक्शनल एक्सपर्ट पर बेस्ड थी। सोचो, जिस डिसीजन ने ग्लोबल मार्केट से $6 ट्रिलियन वाइप आउट किया, उसका इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ही फेक निकला। तो नैस्डैक अब ऑफिशियली बियर मार्केट में चला गया है। 22% डाउन है ये, जो उसका पीक था उससे। एनालिस्ट कह रहे हैं कि हाई वॉलेटिलिटी रिजाइम आगे भी रह सकता है और 3 से 4% का डेली स्विंग्स कॉमन बन सकते हैं। कॉर्पोरेट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रीज कर दिया है। हाउस होल्ड भी जो बिग टिकट परचेज डिले कर रहे हैं, और क्लासिक रिसेशन फीडबैक लूप जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। टैरिफ ने जस्ट इन टाइम ग्लोबली सप्लाई चेन को डिसरप्ट किया है। WTO डिस्प्यूट रेवोल्यूशन स्लो है। कंट्रीज अब इंट्रा एशिया और EU रीजनल कॉरिडोर में पिवट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है। फ्रेगमेंटेड ट्रेड ब्लॉक्स का रिवाइवल। 1930s में स्मूथ हावले टैरिफ एक्ट जैसा इरा का देवाजू लग रहा है। अगर US चाइना ट्रेड वॉर और डिपेंड होता है, तो चाइना +1 सोर्सिंग स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो सकती है। इंडिया के पास चांस है कि इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली, फार्मा, APIs और टेक्सटाइल में शेयर कैप्चर करने का। गवर्नमेंट ने कंट्रोल रूम सेटअप किए हैं प्रोडक्ट मैपिंग और टैरिफ बेनिफिट एनालिसिस के लिए। लॉजिस्टिक कॉस्ट और PLI स्कीम्स स्केल अप क्रिटिकल होंगे। तो दोस्तों, जब भी आपको अगला हेडलाइन देखें कि टैरिफ्स हाई अगेन या स्टॉक टिकर रेड हो जाए, तो समझ लेना कि गेम कहाँ से चल रहा है। तो आपके हिसाब से इंडिया को एग्रेसिव काउंटर स्ट्रेटेजी बनानी होगी या नहीं, या फिर डिप्लोमेटिक पेशेंस रखना होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करो। और कोई भी रिव्यू है, चाहे कोई भी क्रिटिसिज्म है, चाहे या फिर कोई भी पॉइंट रहता है आपको कि मैंने कुछ गलत बताया हो या कुछ आपको गलत लगा हो, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म का ऑलवेज वेलकम है। बाकी अपने व्यूज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा।